सो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन इन लेक्चर रूम। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने पहले दो टॉपिक से या यूनिट्स, वन इज कॉल्ड एज प्लांट मॉर्फोलॉजी, वो हमने कंप्लीट की। उसमें जो भी टॉपिक्स थे वो हमने कंप्लीट किए, डिस्कस किए। तो उसके बाद दूसरा चैप्टर इसमें आता है प्लांट एनाटॉमी, तो वो भी हमने डिस्कस किया। उसके सब टॉपिक चाहे वो रूट टिश्यूज थे, एपिडर्मिस, ग्राउंड टिश्यू, वेस्कुलर टिश्यू, या टीएस ऑफ रूट, स्टेम एंड लीफ, ये सारा का सारा हमने डिस्कस किया। तो आज से हम नया चैप्टर दैट इज कॉल्ड एज प्लांट फिजियोलॉजी, ये आज हम लेंगे। लेकिन पहले मैं आपको ये बताऊं कि आज बहुत गर्मी की शिद्दत है, तो आप अपने साथ वाटर बोतल लाया करें। तो पानी आप खूब पिया करेंगे, क्या, क्योंकि गर्मी की शिद्दत है, इससे प्रॉब्लम हो सकती है। तो जो आज का टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज कॉल्ड एज प्लांट फिजियोलॉजी। तो आपने उस वक्त तक हमने पढ़ा प्लांट का स्ट्रक्चर पढ़ा, चाहे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर यानी मॉर्फोलॉजी हमने पढ़ ली इसमें, या इंटरनल स्ट्रक्चर एनाटॉमी हमने पढ़ ली। तो अब हम देखेंगे प्लांट्स में कौन कौन सी फंक्शन होती है, यानी फंक्शनल एस्पेक्ट्स। हम अब देखेंगे कि ये प्लांट्स जो हैं इनमें कौन कौन सी फंक्शन होती है। तो वी कैन से फंक्शनल एस्पेक्ट्स। सो इट इंक्लूड्स अ ब्रांच, दैट ब्रांच इज कॉल्ड एज फिजियोलॉजी। यानी अगर देखेंगे प्लांट में इसमें फोटोसिंथेसिस होती है, फोटोसिंथेसिस इसमें होती है। नंबर 2 इसमें रेस्पिरेशन होती है ना। रेस्पिरेशन तो आपने 10th में थोड़ा पढ़ा होगा, रेस्पिरेशन होती है। इसमें ग्रोथ होता है, इसमें डेवलपमेंट भी होता है। सो दीज आर कॉल्ड एज फंक्शनल एस्पेक्ट्स इन केस ऑफ प्लांट्स, या वी कैन से दीज आर द फंक्शंस ऑफ प्लांट्स। तो जो फंक्शंस हैं ये एक ब्रांच में आते हैं। सो दैट ब्रांच इज कॉल्ड एज फिजियोलॉजी। यानी आप इस तरह लिख सकते हैं, फिजियोलॉजी में भी डिफाइंड, आप लिखो फिजियोलॉजी में भी डिफाइंड एज अ ब्रांच और सब्जेक्ट। फिजियोलॉजी में डिफाइंड एज अ ब्रांच or subject which deals with functional aspects in plants. It is the branch or subject which deals with functional aspects in plants. Functional aspects in plants. What are the functions? They are photosynthesis में होती है, इनमें रेस्पिरेशन होती है, और इनमें ग्रोथ। सो दीज आर कॉल्ड एज फंक्शंस। तो ये एक एक टॉपिक हमने आप डिस्कस करना है, या हम कैसे आज से हम प्लांट फिजियोलॉजी डिस्कस करेंगे। तो पहला टॉपिक जो हम आज से डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज कॉल्ड एज रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन ये टॉपिक एनसीईआरटी में आपने देखा होगा। रेस्पिरेशन आपने 10th में भी पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? रेस्पिरेशन को किस तरह हम डिफाइन करते हैं, है ना। रेस्पिरेशन आपने पढ़ी है, तो थोड़ा सा आपको इसमें आपके माइंड में होगा हाउ वी कैन डिफाइन रेस्पिरेशन। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? देखो, आपने 10th में पढ़ा होगा रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल। यही पढ़ा है? यही पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? यही पढ़ा है। 10th में आपने पढ़ा होगा रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है दैट इन्वॉल्व्स ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल, है ना, ये पढ़ा है। तो हम देखते हैं जब भी हमें कोई फंक्शन करनी हो, मान लो हमने चलना है एक जगह से दूसरी जगह तक, हमने बातें करनी है, हमने दौड़ना है, हमने और काम करने हैं, तो काम करने के लिए हमें क्या चाहिए? जोर से बोलो, क्या चाहिए? एनर्जी। वी नीड एनर्जी टू डू एनी काइंड ऑफ वर्क, वी नीड एनर्जी। जो भी फंक्शन जिन ऑर्गेनिज्म में हो, तो फंक्शन परफॉर्म करने के लिए उनको एनर्जी की ज़रूरत होती है।
एनर्जी के बगैर हम कोई काम नहीं कर सकते हैं। तो एक एनर्जी है, ये कहाँ से आती है? शाबाश, फूड से। तो जो भी फूड हम खाते हैं दैट प्रोवाइड्स एनर्जी। जो भी फूड हम खाते हैं तो फूड जो है इसमें से हम एनर्जी हासिल करते हैं और हम फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, चलते हैं, खाते हम बातें करते हैं, कोई भी काम हम करते हैं। तो एनर्जी के ज़रिए, एनर्जी कहाँ से आता है? फूड से आता है। तो ये फूड जो है, आपने अगर इक्वेशन इसकी पढ़ी होगी रेस्पिरेशन की, हम वहाँ 10th में आपने पढ़ा होगा C6H12O6 प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस H2O, ये पढ़ा है ना। तो प्लस एनर्जी, ये रेस्पिरेशन की इक्वेशन आपने पढ़ी है, रिएक्शन पढ़ी होगी। तो यहाँ पर C6H12O6 ये क्या होता है? ग्लूकोज, या इन अदर वर्ड्स दिस इज फूड मटेरियल, है ना। तो फूड मटेरियल के साथ क्या मिलता है? ऑक्सीजन इसके साथ कंबाइन होता है, तो क्या देता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी। तो यहाँ पर 3 चीज़ें बनते हैं, 3 थिंग्स आर हियर फॉर्म वन इज कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, यहाँ पर वाटर बनता है और एनर्जी। हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? एनर्जी। तो ये 2 चीज़ें जो है ये बाहर आते हैं। जब हम सांस बाहर की तरफ फेंकते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है हमारे मुंह से या नाक से, और वाटर भी निकलता है इन द फॉर्म ऑफ वेपर। लेकिन आज बहुत ही टेम्परेचर ज़्यादा है, ये हम देख नहीं पाते हैं। आपने देखा होगा जब बहुत ही सर्दी होती है, माइनस टेम्परेचर होता है, हम बाहर निकलते हैं, कोई हम क्लॉथ मुंह पर रखते हैं, नाक पर रखते हैं, फिर क्लॉथ हटा के उसमें क्या होता है? वो वेट होता है, उसमें वो पानी कहाँ से आता है? ये यही पानी जो हमारे जिस्म से निकलता है थ्रू नोज, तो वो कंडेंस होता है, इस वक्त भी निकलता है, लेकिन ये हम देख नहीं पाते इस वक्त, ये वेपर की सूरत में। लेकिन हमें चाहिए एनर्जी। वो फर्स्ट वी नीड फूड मटेरियल, है ना, इसकी ज़रूरत है। उसके बाद ऑक्सीजन। तो फूड मटेरियल ये कहाँ मिलेंगे? जहाँ एनर्जी मिलेगी। तो दोनों को हमने सेल तक पहुँचाना है। जो हम फूड खाते हैं, तो अब अगर आपको याद होगा फूड में हम प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स खाते हैं कि नहीं खाते हैं? ये सारे के सारे बाद में सेल में जाते हैं। तो सेल में जब जाते हैं वहाँ ये दोनों कंबाइन होते हैं, C6H12O6, इसके साथ ऑक्सीजन कंबाइन होता है, फिर वो प्रोडक्ट्स देता है। तो हमने पहले फूड लेना है, उसको डाइजेस्ट करना है, डाइजेस्ट करने के बाद ये सेल तक लेना है। रहा एक चीज़, दूसरा क्या है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन हमें, ये भी हम एटमॉस्फेयर से लेते हैं और इसको भी हम अंदर लेते हैं। तो 2 चीज़ों की ज़रूरत है। यहाँ पर मैं दिखाऊंगा आपको, लेकिन तो इसे इंट्रोडक्शन देता हूँ। ये यहाँ पर सेल है, ठीक है। तो सेल में हमने क्या लेना है? C6H12O6। अब तो ऑक्सीजन आना बाकी है। तो ऑक्सीजन कहाँ से हम लाते हैं? एटमॉस्फेयर से ना, एटमॉस्फेयर से। ये ऑक्सीजन नोज में जाता है, फिर लंग्स, ठीक, फिर लंग से खून में मिलता है, खून मिलने के साथ ही फिर सेल तक पहुंचता है। वो सेल तक पहुंचने के लिए उसको बहुत से फेसेस से गुजरना पड़ता है। तो पहला ये ऑक्सीजन नोज से लेकर लंग्स तक पहुंचता है, तो दैट इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल और एटमॉस्फेरिक रेस्पिरेशन। क्या कहते हैं? एटमॉस्फेरिक रेस्पिरेशन। इसको हम एटमॉस्फेरिक रेस्पिरेशन, आप याद रखो, एटमॉस्फेरिक रेस्पिरेशन क्या होती है? ये जब ऑक्सीजन हमारे नाक से गुजरकर लंग्स तक पहुंचता है, उसे हम एटमॉस्फेरिक, मगर ये हमें एनर्जी नहीं देगी, मत देगी। उसके बाद ये कहाँ तक? सेल तक। यहाँ पर सेल है, यह सेल तक पहुंचता है। दिस इज कॉल्ड एज इंटरनल रेस्पिरेशन। दिस कॉल्ड एज इंटरनल रेस्पिरेशन। तो अब ये कहाँ आएगा? सेल में आएगा। तो सेल में किसके साथ कंबाइन होगा? ग्लूकोज के साथ, फिर एनर्जी देगा।
तो सेल में दाखिल होगा तो सेल में इसके का साथ कंबाइन हो, दैट इज कॉल्ड एज सेल्यूलर रेस्पिरेशन। इसको हम क्या कहते हैं? सेल्यूलर। वो हम यहाँ कहेंगे जो रेस्पिरेशन है इसमें आप देखो आप 3 स्टेप्स आते हैं। रेस्पिरेशन में 3 स्टेप्स आते हैं। नंबर 1 एटमॉस्फेरिक और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एटमॉस्फेरिक और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन पहला स्टेप। दूसरा स्टेप इसमें होता है इंटरनल रेस्पिरेशन। तीसरा स्टेप इसमें होता है सेल्यूलर रेस्पिरेशन। जो रेस्पिरेशन हमारी बॉडी में होती है इसमें 3 स्टेप्स आते हैं। पहला स्टेप क्या होता है? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और एटमॉस्फेरिक रेस्पिरेशन। सेकंड इज कॉल्ड एज इंटरनल रेस्पिरेशन। थर्ड इज कॉल्ड एज पहले 2 स्टेप्स आप ज़ालजी में पढ़ेंगे। ज़ालजी में आप रेस्पिरेटरी सिस्टम जब पढ़ेंगे तो उसमें आप ये 2 स्टेप्स कवर करेंगे, किस तरह ये ऑक्सीजन लंग्स में जाता है और लंग्स में किस तरह ब्लड के साथ मिलता है फिर आगे जाता है। तो मुझे इसके साथ टच नहीं करना है। तो सीधी हम कहाँ जाएंगे? सेल्यूलर रेस्पिरेशन। तो we go through cellular respiration. Cellular respiration. तो करना क्या है हमें? ये यहाँ पर सेल है, यहाँ C6H12O6 इंटेस्टाइन में होगा, फिर ये आएगा जिसमें सेल में यहाँ पर पहुँचेगा C6H12O6। तो ऑक्सीजन भी आएगा यहाँ पर, तो इसके साथ कंबाइन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या देंगे? CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। तो दैट्स कॉल्ड एज सेल्यूलर। तो इस प्रोसेस को हम ऑक्सीडेशन भी कहते हैं। जब ऑक्सीजन इसके साथ मिलता है तो इस प्रोसेस को हम क्या ऑक्सीडेशन भी कहते हैं। भी तो हम रेस्पिरेशन को डिफाइन करते हैं, द प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल। फिर लिखो respiration may be defined as a process which involves oxidation of food material. Involves oxidation of food material to give energy. Oxidation of food material to give energy. तो यहाँ पर फूड हम जो लेते हैं जो इसमें ऑक्सीडाइज होता है, यहाँ हमने लिया ग्लूकोज, है ना। तो फूड जो एक्सट्राइज उसमें होता है दैट इज कॉल्ड एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। जो भी फूड हम खाते हैं वो इस्तेमाल सेल में होता है और एनर्जी निकलती है, उसको हम रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कहते हैं। आप लिखो द सबस्टेंस which is used as a fuel during respiration is called as respiratory substrate. Is called as respiratory substrate. The substance which is used as a fuel, F-U-E-L, as a fuel during respiration is called as respiratory substrate. उसको हम क्या कहते हैं? कभी कभी आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है डिफाइन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, यानी ये वो सबस्टेंस है जो हमारे बॉडी में एज अ फ्यूल इस्तेमाल होता है और इससे हम एनर्जी हासिल करते हैं। तो देयर आर 4
रेस्पिरेटरी सबस्टेट्स, ये हमारी बॉडी में जो रेस्पिरेटरी सबस्टेट एज ए फ्यूल इस्तेमाल होता है, ये 4 तरह के होते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ रेस्पिरेटरी फ्यूल सबस्टेट्स, या फ्यूल भी आप लिख सकते हैं, फ्यूल भी आप लिख सकते हैं, ठीक। नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट्स, नंबर 1 carbohydrates, number 2 fats, number 3 proteins, number 4 organic substances, organic substances। क्या क्या है शाबाश? Number 1 carbohydrates, number 2 fats, number 3 proteins, number 4। सो ये 4 सबस्टेंसेस हमारी बॉडी में एज ए फ्यूल इस्तेमाल होते हैं और हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर जब कार्बोहाइड्रेट और फैट एज ए फ्यूल हम इस्तेमाल करते हैं तो उस वक्त हम रेस्पिरेशन को फ्लोटिंग रेस्पिरेशन कहते हैं। जब रेस्पिरेशन के दौरान फ्यूल्स हम कौन कौन इस्तेमाल करेंगे? कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। उस वक्त हम रेस्पिरेशन को क्या कहते हैं? फ्लोटिंग रेस्पिरेशन। आप लिखो व्हेन रेस्पिरेटरी सबस या व्हेन कार्बोहाइड्रेट्स and fats are used as fuels or respiratory substrates. When carbohydrates and fats are used as respiratory fuels or substrates, the respiration is called as floating respiration। तो उस वक्त हम रेस्पिरेशन को क्या कहते हैं? फ्लोटिंग रेस्पिरेशन। के भी ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है, फ्लोटिंग रेस्पिरेशन क्या होती है, या ड्यूरिंग फ्लोटिंग रेस्पिरेशन हम कौन कौन सा फ्यूल और सबस्ट्रेट इस्तेमाल करते हैं, कौन कौन? नंबर 1 जोर से, नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट, नंबर 2 फैट्स। तो कभी कभी प्रोटीन भी एज ए फ्यूल इस्तेमाल होता है या एज ए रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट इस्तेमाल होता है। तो उस वक्त हम रेस्पिरेशन को प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन कहते हैं। यानी जब प्रोटीन इज यूज्ड एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट तो उस वक्त हम रेस्पिरेशन को क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्मिक। आप लिखो व्हेन प्रोटीन्स आर यूज्ड एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, proteins are used as respiratory substrate, the respiration is called as protoplasmic respiration। it is called as protoplasmic respiration। तो उस वक्त हम रेस्पिरेशन को ये 2 ऑब्जेक्ट्स अक्सर एग्जाम में आते हैं, कभी कभी नीट में भी आते हैं, फ्लोटिंग रेस्पिरेशन और प्रोटोप्लाज्मिक। उस वक्त कौन सा फ्यूल हम इस्तेमाल करते हैं, इस वक्त कौन सा फ्यूल, ये याद रहा? तो यहां हमने देखा जब फॉर एग्जांपल हम यहां ले लेंगे ग्लूकोज एज ए रेस्पिरेटरी फ्यूल, तो उसके साथ कौन? ऑक्सीजन कंबाइन होता है। तो रेस्पिरेशन करने के लिए हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत है। यानी साइट, कहाँ पर ये रेस्पिरेशन होती है, हमें 2 साइट्स की ज़रूरत है या 2 जगह की ज़रूरत है। वन इज कॉल्ड एज यानी सेल, ये सेल है, इस सेल में हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत है, 2 साइट्स की ज़रूरत है जहाँ पर ये रेस्पिरेशन होती है। नंबर 1 साइटोप्लाज्म। यानी आप को द रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म and in mitochondria।
द रेस्पिरेशन, या आप इस तरह लिख सकते साइट ऑफ रेस्पिरेशन। नंबर 1 साइटोप्लाज्म, नंबर 2 माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर? तो कभी कभी हम आप देखो, जब रेस्पिरेशन साइटोप्लाज्म में होगी उस वक्त हमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, ये याद रखो। जब रेस्पिरेशन किसमें, साइटोप्लाज्म में होगी या, तो उस वक्त हमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। आप देखो, इन साइटोप्लाज्म वुड नॉट नीड ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। would not need ऑक्सीजन, यानी साइटोप्लाज्म में हमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती है। बट ये कहाँ पर इसकी जरूरत पड़ती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। वो माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन के बगैर रेस्पिरेशन नहीं हो सकती है। वो ऑक्सीजन की जरूरत कहाँ पड़ती है? माइटोकॉन्ड्रिया। आप लिखो, ऑक्सीजन इज नीडेड इन माइटोकॉन्ड्रिया। ऑक्सीजन इज नीडेड इन माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका मतलब ये है, रेस्पिरेशन जब होगी, देखा आपने, तो यहाँ पर इस नतीजे पर पहुंचे कि रेस्पिरेशन जब होगी तो कभी ये ऑक्सीजन इस्तेमाल करेगी या यूटिलाइज करेगी, कभी ऑक्सीजन के बगैर ही होगी, है ना। मिसाल के तौर पर हम यहाँ ले लेंगे बैक्टीरिया, ठीक। तो बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। आपने 9th में पढ़ा होगा, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल। Prokaryotic cells are those where nucleus is primitive, nuclear membrane is absent. Also, cell organelles except ribosome, they are all absent. यानी राइबोसोम के बगैर जो भी सेल ऑर्गेनेल उसमें एब्सेंट होता है। वो माइटोकॉन्ड्रिया भी एब्सेंट है यहाँ पे। तो बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, मगर रेस्पिरेशन उनमें होगी। तो वो कहाँ होगी? साइटो। वहाँ तो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी नहीं। वो इसका मतलब ये है कि ऑक्सीजन, ये रेस्पिरेशन जो है, it will be of two types of respiration. Number 1, when respiration takes place in the presence of oxygen. When respiration takes place in the presence of oxygen, it is called as aerobic respiration. It is called as, when respiration takes place in the presence of oxygen, it is called as aerobic respiration. When respiration takes place in the absence of oxygen, absence of oxygen, it is called as anaerobic. It is called as anaerobic respiration. समझ में आ गया है? मैंने कहा कि जब साइटोप्लाज्म में हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत है ही नहीं, तो रेस्पिरेशन विदाउट ऑक्सीजन से होगी। तो ऑन दैट बिहाफ, दैट टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज कॉल्ड एज एनारोबिक रेस्पिरेशन। जब ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, हमें माइटोकॉन्ड्रिया में पड़ती है, तो उस वक्त हम रेस्पिरेशन क्या कहते हैं? ये एरोबिक रेस्पिरेशन। सो यहाँ पर 2 टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन है। नंबर 1 एरोबिक रेस्पिरेशन, नंबर 2, तो कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, है ना। कभी कभी 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, इवन 10th में ये 5 नंबर का आता है, लेकिन आप 11th में 3 नंबर का आ सकता है। आप देखो, डिफरेंस बिटवीन aerobic and anaerobic respiration. Aerobic and anaerobic respiration. तो यहां पर हम कॉलम बनाएंगे, डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। यहां पर हम कॉलम एक बनाएंगे, ये हम कॉलम बनाएंगे,
तो इस साइड हम लिखेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन। तो इस साइड क्या लिखेंगे, एनारोबिक, ठीक। तो पहला पॉइंट है, यहां पर हमने देखा इट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। फर्स्ट, इट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, पहला पॉइंट। यहां पर पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, इट टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हियर इन एनारोबिक रेस्पिरेशन, नंबर 1। नंबर 2, यहां पर इट टेक्स प्लेस साइटोप्लाज्म में भी होती है और माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि पहला स्टेप जरूरी है साइटोप्लाज्म में, उस वक्त ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, लेकिन ये जरूरी है उस वक्त। और यहां पर लिखेंगे इट टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया, टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया। यहां पर क्या लिखेंगे, takes place only in cytoplasm, only in cytoplasm। थर्ड पॉइंट क्या लिखेंगे, ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन अभी मैंने बताया, ये जो हायर ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें ये होती है, इट टेक्स प्लेस इन हायर ऑर्गेनिजम्स, हायर ऑर्गेनिजम्स। तो अभी मैंने बताया एनारोबिक फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया में ये होती है, तो हम कहेंगे यहाँ इट टेक्स प्लेस इन लोअर ऑर्गेनिजम्स, लोअर ऑर्गेनिजम्स, इट टेक्स प्लेस इन हायर ऑर्गेनिजम्स, दिस टेक्स प्लेस इन लोअर ऑर्गेनिजम्स। तो अगर इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पर एक ऐसे इक्वेशन, यहाँ पर हम लिखेंगे C6 H12 प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। अगर हम बैलेंस भी करेंगे यहाँ पर, तो बैलेंस यहाँ करेंगे 6 टाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड 6 टाइम्स वाटर, तो इसको कितने आएंगे, इसको ऑक्सीजन 6 टाइम में लेकर रखना। यहाँ पर देखते हैं ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ पर 2, ये तो 12 हो गए, 14, ये तो 12 हो गए, 18 बनेंगे। यहाँ पर देखो ये कितने हैं, 6, यहाँ पर कितने हैं 12, 6 12 12, 12 पर 6 कितने हैं 18, यहाँ तो 2 हैं, अब कितने हैं रह गए वहाँ 16, इसको 8 से करेंगे, है ना, 8 2 16, 16 प्लस 2 है क्या 18, ये भी हाँ यहाँ भी आ गए 18। सो यहाँ पर हम देखते हैं ये दिस कॉल्ड एज एरोबिक रेस्पिरेशन। कभी कभी ये आता है एग्जाम में, राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, लिखेंगे आपने कार्बन 6 H2O प्लस ऑक्सीजन प्लस 6 टाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6 टाइम्स वाटर एंड एनर्जी। तो ये किस तरह हम रिप्रेजेंट करेंगे, ये वाले C6 H12O6, यहाँ पर डायरेक्ट एरो लगाएंगे, यहाँ पर दिस विल गिव CO2 प्लस, आपने पढ़ी होगी 10th में, यहाँ पर ये दी थी C2H5OH, जिसे हम इथाइल अल्कोहल कहते हैं, इथाइल अल्कोहल। यहाँ पर फर्मेंटेशन होती है, या कभी कभी लैक्टिक एसिड La लैक्टिक एसिड बनता है। आपने देखा होगा जब हम बहुत चलते हैं पायदल, चलते हैं, फिर हम क्या महसूस करते हैं, इन टांगों में बहुत दर्द है ना, बहुत दर्द है, ऐसा लग रहा है कि जैसा कि हम वो छड़ी जैसा लग रहा है, हम बनती है यहाँ पर, है ना। तो फिर क्या करते हैं, हम रेस्ट लेते हैं, और रेस्ट लेने के बाद वी फील कंफर्ट। तो उस वक्त यही प्रोसेस होता है, जो वो हमारे मसल्स है ना, मसल्स, उन मसल्स में ये एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है, वहाँ पर लैक्टिक एसिड बनता है, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा लैक्टिक, यही लैक्टिक एसिड मसल में जमा होता है, तो वी फील अनकम्फर्ट। तो रेस्ट लेने के बाद ये वापस जाता है अपनी एक्चुअल पोजिशन में, तो हम वी फील कम्फर्ट। सो दिस इज द इक्वेशन फॉर एनारोबिक रेस्पिरेशन इन C6 H12O6 गिव्स CO2 प्लस C2H5OH, C2H5OH is here, ये जो है इट इज कॉल्ड एज इथाइल अल्कोहल, La is called as lactic acid, it's called as ethyl alcohol, this is called as lactic acid,
कभी कभी आता है राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन, तो उस वक्त आप ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर। यहाँ पर क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड इथर। तो यहाँ पर कंप्लीट ऑक्सीडेशन होती है, यहाँ पर इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होती। आप देखो हियर कंप्लीट ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, कंप्लीट ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। तो यहां पर क्या लिखेंगे हम, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। यहां पर कंप्लीट ऑक्सीडेशन होती है, वहां पर इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। उसके बाद क्या लिखेंगे, तो मेन मार्ग जो है एनर्जी बनाना है ना, मेन मार्ग है एनर्जी निकाल रहे हैं, एनर्जी बनाना। तो यहां पर हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है, किसमें, हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी, हाई एनर्जी इज प्रोड्यूस, किसमें, एरोबिक रेस्पिरेशन में जब एनर्जी बनती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। इसमें क्या लिखेंगे, लो अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो जो एनर्जी बनती है ये हमें मतलब वो यूटिलाइज दैट एनर्जी। तो सारा का सारा एनर्जी जो है हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, कुछ स्टोर रहती है, कुछ लॉस होती है द फॉर्म ऑफ हीट, है ना। जब हम चलते हैं तो अपने हाथ पाँव गर्म होते हैं, है ना, आपने देखा है, मतलब सर्दी हो बाहर, हम चलते हैं, बहुत चलते हैं, फिर हम महसूस करते हैं हमारे पाँव बहुत गर्म होते हैं, हाथ बहुत गर्म होते हैं। ये गर्मी कहाँ से आती है, क्योंकि उस वक्त एनर्जी जो होती है, कुछ एनर्जी लॉस होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट, तभी तो हम गर्मी फील करते हैं। तो कुछ स्टोर होती है, जब एनर्जी बनती है ना यहाँ से, तो ये स्टोर रहती है। स्टोर किसमें रहती है, किसमें, एटीपी मतलब इसका फुल फॉर्म क्या है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये पढ़ना है आगे, किस तरह एटीपी बनता है, किस तरह एनर्जी बनाता है ना, ये हमें पढ़ना है। वो यहाँ पर एटीपी जब बनते हैं, दे आर 38, यहाँ पर लिखो 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड, 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड इन एरोबिक रेस्पिरेशन। यहाँ पर कितने बनते हैं, जोर से, 2। यहाँ पर सिर्फ 2 बनते हैं, हालांकि बनते तो 4 हैं। यह मैं बताऊंगा, जब हम पढ़ेंगे तो उस वक्त आपको पूरा समझ आएगा। बनते तो 4 हैं, लेकिन 2 इस्तेमाल होते हैं, नेट तो 2 ही है। वो है 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड, हियर 2 ATP molecules are produced. So this is difference between atomic and, ये समझ में आया कि नहीं आया, फिर से बताऊं। तो इसके बाद सो दिस डिफरेंस, उसके बाद हमने मैकेनिज्म पढ़ना है। कि मैंने कहा अभी हम पढ़ेंगे, वो इसके 4 दिन लगेंगे, थोड़ी हम एक दिन में कंप्लीट करेंगे। मैंने कहा कि इसके बाद हमने मैकेनिज्म पढ़ना है। ये एनर्जी जो बनती है, मैं देखो एनर्जी सिर्फ मतलब हमने फूड खाया एनर्जी निकली, ऐसा नहीं होता है। इट टेक्स ए नंबर ऑफ स्टेप्स, और वो स्टेप्स आहिस्ता आहिस्ता होते हैं, धीरे धीरे होते हैं। सीरीज ऑफ स्टेप्स टेक प्लेस, तो तभी तो एनर्जी बनती है या एनर्जी निकलती है। तो दैट इज कॉल्ड एज मैकेनिज्म। तो इसके बहुत से स्टेप्स हैं, तो वो स्टेप्स क्या है, मैकेनिज्म क्या है, वो हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आई थिंक दिस सेक्शन फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू।